हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। हर जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा को बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में कैसे जाती है, कहाँ जाती है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकलती है, यही सब मिलकर बनाता है रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि यही सब मिलकर बनाता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब हम जानेंगे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के डिफिनीशन क्या है। रिस्पायरेटरी सिस्टम वो तंत्र है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जिससे क्या होता है, शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है। यही कहलाता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब हम जानेंगे कि ये रिस्पायरेटरी सिस्टम एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। ऑक्सीकरण का मतलब ये हुआ कि ये बिना ऊर्जा के नहीं हो सकता। तो ये एक ऑक्सीकरण की क्रिया है और ऑक्सीकरण क्रिया है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलता है और ऊर्जा से हमारे शरीर की ऊष्मा बनी रहती है। ऊर्जा से हमारे शरीर की ऊष्मा क्या होती है, बनी रहती है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये हमारे शरीर का ऊष्मा दो कंडीशन में बनी रहती है। एक की रक्त का परिसंचरण यानी कि हमारे शरीर में जब तक ब्लड दौड़ेगा तब तक हमारे शरीर का क्या होगा, ऊष्मा बनी रहेगा। और जब हमारे शरीर में जब तक ऑक्सीजन रहेगा तब तक हमारे शरीर में ऊष्मा क्या होगा, बनी रहेगी। तीसरा है वो अपचायी क्रिया है। ये एक अपचायी को इंग्लिश में कहते हैं कैटाबोलिक। कैटाबोलिक का यानी कि किसी भी चीज़ को जोड़ देना। तो श्वसन एक अपचायी क्रिया है, जैसे कि किसी भी चीज़ को क्या होता है, तोड़ देना कैटाबोलिक होता है और किसी भी चीज़ को जोड़ देना एनाबोलिक होता है। अब इसके अंग देखिए कि श्वसन के अंग कौन कौन है। तो स्तनधारी जिसमें हम लोग मनुष्य आ जाते हैं और गाय भैंस ये क्या होते हैं, ये सारे स्तनधारी जो भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो क्या होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं। तो स्तनधारी जीव में फेफड़ा होता है जिससे क्या करते हैं, ये अपना सांस को लेते हैं। जिसमें क्या होता है फेफड़ा, जिससे क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और जिसमें है कीट, नेक्स्ट है कीट यानी कि जो छोटे छोटे कीट होते हैं ये श्वास नली यानी कि डायरेक्ट ट्रैकिया से अपना ये सांस ले लेते हैं। तीसरा है जैसे जलीय जीव यानी कि जो मछली हैं वो क्या होते हैं, वो अपने गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। और मेढक तीन कंडीशन में सांस लेते हैं। जैसे कि अगर वो भूमि पे रहते हैं तो वो क्या करेंगे, अपने फेफड़े के द्वारा सांस लेते हैं। अगर वो मेढक जमीन के अंदर जब चला जाता है तो ये क्या करता है, अपने त्वचा से सांस लेता है। और तीसरा है तीसरी इसकी अवस्था है टेडपोल यानी कि जब ये छोटा रहता है तो ये मछली के आकार का होता है। जब पानी में रहता है तो ये मछली के आकार का होता है, तो ये अपने गिल्स के द्वारा सांस लेता है। अब हम बात करेंगे ब्रीदिंग यानी कि ब्रीदिंग का मतलब ये हुआ कि सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना को दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये ब्रीदिंग कहलाता है। यानी कि सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ने की क्रिया दोनों को जोड़ दिया तो क्या होता है, ब्रीदिंग कहलाता है। अंदर लेने को इंस्पिरेशन बोलते हैं और बाहर छोड़ने को एक्सपिरेशन कहते हैं। अब हमारे वातावरण में नाइट्रोजन होता है 78% और ऑक्सीजन होता है 21%। तो हमारे वातावरण में जो जितनी ऑक्सीजन की मात्रा है उसी को लेंगे हम। तो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन 78% होता है तो हम इसे लेते हैं 78% और ऑक्सीजन होता है 21% तो 21% लेते हैं और CO2 0.33% यानी कि 1% भी नहीं। और जब हम छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन 78% छोड़ते हैं और ऑक्सीजन 17% छोड़ते हैं और CO2 4% छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन को लेना और छोड़ना क्या कहलाता है, ये ब्रीदिंग कहलाता है। अब हम रिस्पायरेटरी सिस्टम के एक एक अंग को समझेंगे कि इनमें कौन कौन से अंग आते हैं। तो जैसे कि जिस प्रकार आहार नाल में भोजन जाता है तो उसे आहार नाल कहते हैं, ठीक उसी तरह जिस नाल में हवा जाता है उसे श्वसन मार्ग कहा जाता है। तो श्वसन मार्ग उसे कहा जाता है। इसमें मुख्य 8 स्टेप होते हैं जो कि इसमें भाग लेते हैं हवा को अंदर ले जाने के लिए। तो जिसमें सबसे पहले आता है नोज यानी कि नाक से क्या होता है, हवा अंदर जाता है, जिसमें क्या होता है, बाल और म्यूकस होते हैं जो हवा के
साथ हवा जो जाता है उसमें धूल और कीटाणु जो जाते हैं उनको रोकने का काम करता है नाक। फिर उसके बाद से हवा नेजल कैविटी में जाता है, जिसमें क्या होता है, हवा साफ और नम हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद से फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स एक कॉमन रास्ता है, इसके द्वारा भोजन भी जाता है अंदर और हवा दोनों जाता है। ठीक, उसके बाद से लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स में क्या होता है, अब नेक्स्ट आता है लैरिंग्स, जिसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो आवाज़ निकलती है यहीं से निकलती है। इसके बाद से आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया को कहा जाता है विंड पाइप कहा जाता है। अब ये लैरिंग्स से हवा ट्रेकिया में जाता है। ट्रेकिया में जब जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया में एक सी शेप्ड का कार्टिलेज रिंग होता है, जिसके वजह से ये नली दबे नहीं, जिसके वजह से ये क्या होता है, नली दबता नहीं है। हमने आपको अभी बताया है कि जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो क्या करते हैं, यही डायरेक्ट ट्रेकिया से ही सांस ले लेते हैं। और यही ट्रेकिया आप देख सकते हैं यहाँ से दो भागों में बढ़ जाता है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई, अब ये ट्रेकिया दो भागों में जब बढ़ जाती है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई कहते हैं। और ये ब्रोंकाई जब छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है तो इसे ब्रेंकियोलस कहते हैं। यही जब ब्रोंकाई के छोटे छोटे भाग में बढ़ जाते हैं तो इसे ब्रेंकियोलस कहते हैं। और ब्रेंकियोलस के ऊपर छोटे छोटे गुच्छानुमा ये आकृति पाया जाता है, जिसे एल्वोलाई कहा जाता है। अब ध्यान से समझिएगा कि ये एल्वोलाई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं, जो हवा हमारे अंदर आती है, इसी एल्वोलाई में आती है। यही इसी एल्वोलाई में हवा आती है। तो कहाँ से शुरू हुआ, हमने सांस लिया, हाँ हमने हवा लिया अपने नाक के द्वारा, और नाक से हवा कहाँ गया, हमने हवा लिया, हमने अपनी नाक के द्वारा हवा लिया, फिर हवा नेजल कैविटी में गया, नेजल कैविटी से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से गया लैरिंग्स में, और लैरिंग्स में गया ट्रेकिया में। और ये ट्रेकिया यहाँ से जाकर दो भागों में बट गया, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। और ये ब्रोंकाई कई छोटे छोटे भागों में जब बढ़ जाता है तो इसे क्या कहते हैं, ब्रेंकियोलस कहते हैं। और इस ब्रेंकियोलस के ऊपर छोटे छोटे आकृति पाई जाती हैं। ये छोटे छोटे आकृति पाई, जिसे क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे एल्वोलाई में आया है, इस ऑक्सीजन को क्या करता है, ब्लड लेके चला जाता है। और ये ब्लड क्या करता है, ले जाकर सेल्स को दे देता है। ब्लड ये सेल्स को दे देता है ऑक्सीजन, और सेल से कहाँ आता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक लंग्स का स्ट्रक्चर है, जो कि लंग्स का स्ट्रक्चर है। और लंग्स के ऊपर एक दोहरी झिल्ली होता है, जिसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये इस लंग्स के ऊपर एक दोहरी झिल्ली होता है, जिसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो हमारा जो ऑक्सीजन की प्रक्रिया थी, हमारी ऑक्सीजन की प्रक्रिया थी, शुरू हुई नोज से, नाक के द्वारा अंदर गई, और नाक के द्वारा अंदर गई, नाक से फिर नेजल कैविटी में, फिर नेजल कैविटी से फेरिंग्स, और फेरिंग्स से लैरिंग्स गई, लैरिंग्स से ट्रेकिया में, ट्रेकिया के बाद से ट्रेकिया से क्या होता है, ये दो भागों में बढ़ जाता है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। और ब्रोंकाई के ब्रोंकाई भी जब कई भागों में यहाँ से बढ़ जाता है तो इसे ब्रेंकियोल्स कहते हैं। और इसके ऊपर छोटे छोटे आकृति पाए, जिसे एल्वोलाई कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। और इस लंग्स के ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, जिसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को ब्लड ले जाके सेल्स को दे देता है, और सेल्स क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में को देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में आप पढ़े होंगे एक क्रेब्स चक्र चलता है, जिसे और माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके दौरान क्या होता है, एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें सांस लेने में मदद करता है वो डायफ्राम, जो कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डायफ्राम है। यही क्या करता है, हमें सांस लेने में मदद करता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या होता है, डायफ्राम नीचे चला जाता है,
और नीचे चला जाता है जब हम सांस लेते हैं। और फिर जब हमें सांस छोड़ना होता है तो ये लंग्स नहीं छोड़ता है, ये जब डायफ्राम ऊपर आ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग सांस उसे छोड़ देते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है नीचे आ जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। जब तो डायफ्राम क्या होता है ऊपर चला जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो फेरिंग्स होता है, ये हमने बताया आपको कि फेरिंग्स के द्वारा हवा भी जाता है और भोजन भी जाता है। तो कैसे ये अलग अलग रास्ते से अलग अलग जगहों पे जाता है इसे हम समझेंगे। तो ये फेरिंग्स में ये क्या होता है एपिग्लोटिक्स होता है। ये एपिग्लोटिक्स का काम होता है जब हम भोजन को लेते हैं तो ये हवा वाले मार्ग पे क्या होता है मुड़ जाता है, जिससे क्या होता है भोजन आसानी से आहार नाल में चला जाता है। और फिर कभी कभी जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है यही एपिग्लोटिक्स इधर मुड़ जाता है, तो ये हवा क्या होता है हवा वाले मार्ग में आसानी से चला जाता है। तो जब हवा लेना हो तो भोजन वाले मार्ग में मुड़ जाएगा, और जब भोजन लेना हो तो हवा वाले मार्ग में मुड़ जाता है। ये एपिग्लोटिक्स का काम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एपिग्लोटिक्स करता है, एपिग्लोटिक्स तो करता है, लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए हमारा माइंड है। इसे कंट्रोल कौन करता है हमारा माइंड करता है। इस एपिग्लोटिक्स को कंट्रोल करता है हमारा माइंड। तो अब आप कभी देखे होंगे कि कभी क्या करते हैं आप कभी खाना खाते हैं तो क्या होता है हमें हिचकी आने लगती है। तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है, लेकिन सही मायने में हमें कोई याद नहीं कर रहा होता है, हम किसी को याद कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं, जब हम मान लीजिए कुछ बातें सोचने लगें या कोई बात याद करने लगें तो हमारा माइंड क्या होता है उसमें बिजी हो जाता है। तो उसमें क्या होता है बिजी हो जाता है। तो जब ये भोजन आता है तो ये एपिग्लोटिक्स क्या होता है समझ नहीं पाता है कि भोजन के रास्ते से जाए कि एयर वाले रास्ते से जाए। तो क्या होता है, और हमारा माइंड क्या होता है वो कहीं बिजी रहता है किसी को याद करने में। तो ये एपिग्लोटिक्स समझ नहीं पाता है कि ये हवा है या भोजन है, किस मार्ग में जाए। तो जब इसे समझ नहीं आता है तो ये किसी भी रास्ते छोड़ देता है। तो जब ये भोजन क्या होता है हवा वाले मार्ग में जाता है तो क्या होता है हमें हिचकी आने लगता है। तो हम कहते हैं हमें कोई याद कर रहा है, लेकिन असल मायने में हमें कोई नहीं याद कर रहा, हम किसी को याद करते हैं, जिससे हमारा माइंड बिजी रहता है और ये एपिग्लोटिक्स समझ नहीं पाता है, जिससे हमारा भोजन एयर वाले मार्ग में चला जाता है। जब एयर वाले मार्ग में भोजन जाता है लंग्स में तो क्या होता है हिचकी आने लगता है हमें। ये लंग्स क्या करता है जब तक हमारा भोजन लंग्स से निकल ना जाए तब तक क्या होता है हमें हिचकी आने लगता है। अब बार बार आता है तो फिर क्या करते हैं हम पानी पीते हैं, और ये लंग्स क्या करते हैं इस भोजन को ढकेलने का काम करते हैं, जिससे ये जब तक भोजन निकल ना जाए लंग्स से तब तक हमें क्या होता है बार बार हिचकी आने लगता है। तो अब आपसे कोई कहे कि आप किसी को याद कर रहे थे तो नहीं, अब आपसे कोई कहे खाते वक्त कि हिचकी आ रहा है तो आपको कोई याद कर रहा है, आपको कोई याद नहीं कर रहा, आप खुद किसी को याद कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अगर भोजन का थोड़ा भी कण और पानी थोड़ा भी अगर हमारे लंग्स में गया तो क्या होता है कि नाक से पानी और भोजन दोनों निकलने लगता है। तो क्या हो गया ये, तो और हिचकी थोड़ा भी गया तो नाक से भोजन और पानी मुंह से और हिचकी आना शुरू हो जाएगा। तो हमें कोई याद नहीं करता है, हम किसी को याद करते हैं, इसलिए हमें क्या होता है हिचकी आता है। हमने आपको अभी बताया है कि ये जो ऑक्सीजन है एल्वोलाई में आके क्या होता है इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ से क्या करता है यहाँ पे रहता है हीमोग्लोबिन, यहाँ पे होता है हीमोग्लोबिन जो क्या करता है ये इस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाकर पहुँचा देता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और वहाँ से क्या करता है CO2 को ले लेता है, ऑक्सीजन को ले जाता है और फिर CO2 को ले आता है और ले आके एल्वोलाई को देता है। फिर एल्वोलाई के द्वारा इसी ठीक प्रोसेस से क्या होता है इसी रास्ते से CO2 क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो ले जाने ऑक्सीजन को ले जाने और CO2 को लाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को यहाँ से ले जाता है और पूरे शरीर में दे देता है,
पहुंचा देता है और फिर CO2 लाकर यहाँ पे एल्वुलाई में देता है। और एल्वुलाई में क्या होता है, ये डायफ्राम जब ऊपर की तरफ होता है तो ये क्या होता है, हम क्या करते हैं, CO2 को क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, यानी कि CO2 ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है और CO2 को वापस ले आने का काम करता है। तो हमने आपको बताया कि ये क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है और ऑक्सीजन को ले जाकर क्या करता है, ये सेल्स को देता है। और सेल्स में क्या होता है, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया में क्या होता है, एक क्रेस्ट चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप हमें क्या होता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज का निर्माण होता है और हमें ऑक्सीजन मिलता है। क्रेस्ट चक्र चलता है जिसमें हमें क्या होता है, जिसके फलस्वरूप हमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो हमें क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। और उसमें क्या, उसके बाद से क्या होता है, CO2 गैस निकलता है। उसके दौरान क्या होता है, CO2 गैस निकलता है। उस गैस को फिर से हीमोग्लोबिन क्या करता है, वापस लाकर फेफड़ा को देता है और फेफड़ा द्वारा क्या होता है, बाहर उस गैस को हम छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ चुके होंगे कि हमारा आप समझ चुके होंगे कि हम जो सांस लेते हैं हमारे अंदर कैसे जाता है और ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है हमारे शरीर में, और इसे ले जाने इस ऑक्सीजन को ले जाने और ले आने का काम कौन करता है। आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।